आज विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं और ये लूसेंट का है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर जो है पादप आकारिकीय बोल दीजिए या प्लांट मॉर्फोलॉजी बोल दीजिए या मोर्फोलॉजी बोल दीजिए, इससे सवाल बनता ही बनता है। 100% लिख के ले दीजिए। तो देखिएगा, पहला सवाल है मूलाकुर के अतिरिक्त पौधे में किसी भी भाग में, ठीक है, अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ कहलाती है। देखिए, मूलांकुर जो होता है, जो वहां पे जो पौधा हो रहा है, अब उस पौधे में और भी उसी पौधे की जगह पे किसी भी भाग में विकसित हो जाएगा, किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में, तो वो क्या कहलाएगा? अपस्थानिक। मतलब बिना मतलब का जहां उगना नहीं चाहिए वहां उग जाते हो भाई, तो ये है अपस्थानिक मूल। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब मूलांकुर क्या होता है? तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है बताइएगा। तो देखिए, मूलांकुर जो मूल मतलब जड़, जड़ से होता है, तो मूसला जड़ होगा। एकदम सही वाला, एक्यूरेट, एकदम सही परफेक्ट वाला ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे। एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ठीक है, कोई डिटेल नहीं। डिटेल जानना है तो मेरा साइंस का बनाया हुआ महामैराथन डाला हुआ वीडियो देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है श्वसन मूल्य मिलती है। तो श्वसन मूल्य मिलती है, कहाँ मिलती है बता सकते हैं? तो जूसिया, ऑप्शन में जूसिया में मिलती है। जूसिया क्या होता है देखिए, चलिए हम समझाते हैं। देखिए, श्वसन मूल्य जो होता है दलदली क्षेत्र में, तो दलदली कैसा होता है? गीला जैसा होता है ना। दलदली हो गया आपका, चाहे वहां पे लवनी हो गया, मतलब नमक वाला क्षेत्र हो गया, तो जूस वाला ही हुआ ना, तो जूसिया में ऐसे बोल देता है। तो याद रखिएगा, श्वसन मूल्य जो होते हैं वो दलदली या लवनी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को, विशेष जड़ को कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण मिट्टी से बाहर, याद रखिएगा, लंबवत कहिए ऊपर की ओर निकल जाती है। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। ऊपरी राही मूल मिलती है। ऊपरी राही मूल क्या होता है बताइए? तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए, हम देखना चाहते हैं। आंसर लगाइए, जल्दी लगाइए। देखिए, एपीफिटिक रूट्स बोला जाता है। रूट्स मतलब जड़ होता है। ऊपरी राही का मतलब होता है एपीफिटिक रूट। अब ये कहाँ मिलता है? तो आपको मिलेगा आर्किटिस में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? आर्कीडस में। आर्किटिस या आर्किड्स बोल दीजिएगा, इसी में आपको मिलेगा। ये सब पौधे मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इसमें जो है जड़ ऐसा होता है कि पौधे में जो विकसित होता है तो अन्य वृक्षों की शाखाओं पर उग जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह का होता है। देखिए, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पांचवा प्रश्न है, क्या है? डहेलिया की जड़ें होती है। डहेलिया की जड़ें कैसी होती है बता दीजिए। पांचवा प्रश्न है। तो ये जो होता है पुलकित होता है। पुलकित होता है या कंदील कह दीजिए। ठीक है, कंदील कह दीजिए या पुलकित कह दीजिए। डहेलिया की जड़ें होती है। देखिए, डहेलिया जो है एक ऐसा चीज है जो कि कंद युक्त होता है, कंद उसमें होता है। ठीक है, और ये बारहमासी पौधे होते हैं। अधिकांश में ये आपको दिखता है, मतलब कटे हुए सरल पत्ते इसके होंगे डहेलिया का, याद रखिएगा। और इसमें कई कलर के जो है फूल निकलते हैं। सफेद निकलेंगे, पीले निकलेंगे, लाल निकलेंगे, बैगनी कलर, इस तरह का कलर निकलता है। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं हम लोग छठे प्रश्न। आप स्पीड करके देख लीजिएगा। छठे प्रश्न है, न्यूमेटाफोर्स। न्यूमेटाफोर्स जो श्वसन मूल है प्राय मिलती है। तो न्यूमेटाफोर्स जो है प्रायः मिलती है, कहाँ मिलती है बताइए? न्यूमेटाफोर्स जो है प्रायः मिलती है, कहाँ मिलती है? तो मैंग्रोव, मैंग्रोव देखें तो मैंग्रोव पादप में मिलती है। तो मैंग्रोव पादप में मिलेगा ये कौन सा? श्वसन मूल। श्वसन मूल को ही एक और नाम से जानते हैं जिसे हम नीमे या न्यूमेटाफोर्स बोलते हैं। न्यूमेटाफोर्स बोलते हैं। मैं स्लो कर दे रहा हूं क्योंकि बार बार जो है स्पीड में मैंने बहुत पढ़ा है, अब थोड़ा सा आप स्पीड कर लीजिएगा। अब देखिए, आर्कीडस में जो है विलामेन जड़ें होती है। विलामेन जड़ें होती है, विलामेन जड़ें होती है आर्किडिस, याद रखिएगा। आर्किडिस में विलामेन जड़ें होती है, बता दीजिए, जानना चाहते हैं। सातवां प्रश्न का, तो नमी अवशोषित करने के लिए होता है। नमी मतलब उसकी नमी को अवशोषित करती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आठवें प्रश्न क्या है सुन लीजिए। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? कौन सा एक जड़ नहीं है बता दीजिए। तो आपका आलू एक जड़ नहीं है, गाजर तो जड़ ही है, शकरकंद और मूली सब तो जड़ ही है। आलू तना में आता है, जड़ में नहीं आता है। नौवें प्रश्न की बात करें, अब स्तंभ मूल, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट बोलते हैं। स्टिल्ट रूट बोल दीजिए, पाई जाती है। अब स्तंभ मूल जो है पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो गन्ने में पाई जाती है। सही बात है, एकदम स्टील जैसा होता है एकदम,
है ना, पूरा जड़ ही होता है वो। स्तंभ मूल क्या होता है? प्रोप रूट बोलते हैं जिसे, ठीक है। स्तंभ मूल बताइए। 10वां प्रश्न, अपस्थानिक जड़ें होती है, क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है जड़ें विकसित होती है। तो जड़ें जो विकसित होती है वो कहाँ विकसित होती है? मूलांकुर से होती है। जड़ कहाँ होगा? मूल। मूल कहाँ होगा? जमीन के अंदर। तो बीज से ही मूलांकुर, बीज से ही अंकुरित होगा, मूलांकुर से होती है। जड़ें कहाँ होगा? मूल। जड़ कहाँ से निकलता है? मूल से। अब बताइए गाजर क्या है? गाजर जड़ है, ये हम जानते हैं, क्योंकि आलू हमारा जब तना था तो गाजर, मूली, शकरकंद ये सब क्या है? जड़ है ना? समझ गए। बहुत ईजी सवाल है, लेकिन ये सब आया हुआ सवाल है। 13वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पादपों का या कौन से पादप के मुख्य अवशोषक अंग हैं, अवशोषित करने वाला अंग है? तो वो है हमारा स्तंभ मूल। कि कोई और है? बताइए। तो स्तंभ मूल तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं। तो केवल जड़ ही है जो कि अवशोषक अंग है। सही बात है। अगर पादप की बात करें, पौधे की बात करें, तो अवशोषक अंग कौन है? मिट्टी से ही सब कुछ एनर्जी लेता है, पानी जड़ ही से ग्रहण करता है ना? तो केवल जड़, जड़ इसकी मुख्य भूमिका है। चलिए, हमारे लिए जैसे मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। बताइए, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? आप देखेंगे बरगद का पेड़ देखेंगे, उसमें से जड़ी एक्स्ट्रा जड़ निकल जाता है, जिसपे हम लोग झूला भी झूलते थे अपने जमाने में, मेरे गांव में अभी भी है। तो उसे हम स्तंभ मूल कहते हैं। स्तंभ मूल मतलब एक्स्ट्रा उसके ऊपर से निकल जाता है, ठीक है, स्तंभ जैसा रहेगा। अब स्तंभ अगर होता तो नहीं होता, याद रखिएगा। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? बताइए। ऑप्शन ए कि हाँ हो गया है, अब बताइए। तो जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो देखिए, शकरकंद जड़ है, शंकरकंद, यहाँ पे गलत, शकरकंद बोल रहा हूँ। शंकाकार जड़, शंकुआकार है, सॉरी, शंकुआकार है ना, शंकुकार और शंकुआकार जड़। तो शंकुआकार जैसा क्या प्याज सही है? एकदम सही है। क्या ये सही है? बताइए। तो नहीं, यही गलत है। प्याज शंकुआकार जैसा है थोड़ी, गलत है। कौन सा गलत है पूछ रहा था। अब देखिए, तरकू रूपी जड़ मूली होता है। तरकू रूपी मतलब नीचे की ओर नुकीला जाके, ऊपर से मोटा, नीचे जाकर नुकीला हो जाता है। कुंभी रूपी जड़ सलजम, कुंभी रूपी मतलब गोल जैसा दिखता है और नीचे भी जड़ जाता है और ऊपर से थोड़ा सा बीच में गोल रहता है, फिर ऊपर निकल जाता है, कुंभी टाइप का था कुंभ। और श्वसन मूल, श्वसन मूल, श्वसन मूल मतलब होता है दलदली उलदली क्षेत्र में, जिसे हम मैंग्रोव पौधे बोलते हैं। देखिए आगे, तो प्याज को अगर देखा जाए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गलत, तो प्याज है क्या? प्याज एक तरह से देखा जाए तो जड़ नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं भूमिगत तना है, जैसे आलू था ना उसी तरह, ठीक है। इसे आप चाहें तो भाषा के रूप में बल्ब कर सकते हैं या कंद कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? श्वसन मूल्य पाई जाती है। तो श्वसन मूल्य जो है पाई जाती है, ये बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी है, राइजोफोरा में होता है। राइजोफोरा, ठीक है, राइजोफोरा। आगे बात करते हैं 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पान की जो लता होता है, पान क्या है? लता होता है पान का। लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान खाते हैं ना, उसका लता होता है। तो जड़ का नाम बताना है, उस जड़ का नाम बताइए। तो उस जड़ का नाम आपके सामने होगा आरोही जड़। क्या कहेंगे? आरोही जड़ कहा जाता है। एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, आरोही जड़। आरोही जड़ को ही क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं, जो कि एक तरह से बेल की तरह, मतलब लता को बेल भी कहते हैं। बेल का मतलब कि किसी के सहारे वो क्लाइंबिंग करके आगे बढ़ता है ना। तो उसी को कहते हैं क्लाइंबिंग रूट्स कहिए या आरोही जड़ कहिए। आलू का खाने योग्य भाग बताइए। आलू का, जो हम आलू खाते हैं उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो तना भाग खाते हैं, अभी जस्ट हम पढ़े थे ऊपर। अब देखिए, पर्णकाय स्तंभ, पर्णकाय स्तंभ जो है एक रूपांतरण है। तो किसका रूपांतरण है पर्णकाय स्तंभ? ठीक है, बता दीजिए। जानना चाहते हैं तो तना का ही रूपांतरण है, याद रखिएगा। चलिए 20वां प्रश्न आपके सामने। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। तो कैसे प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है उसमें? फोटोसिंथेसिस का कार्य कैसे होता है? बता दीजिए। नागफनी में तो पर्णकाय स्तंभ द्वारा ही होता है, क्योंकि वहां पे तो पानी होते नहीं, तो इसी की विधि से होगा, ठीक है। पर्णकाय, इसे हम फाइलोकेट भी बोलते हैं, जो कि इसका ऊपर इंग्लिश में नाम दे चुका था, ठीक है, फाइलोकेट।
फाइलोकेट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये मरुस्थली पौधे होते हैं इसलिए नागफनी इसका है एग्जाम्पल में। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक तना है? इस ऑप्शन के हिसाब से कौन एक तना है बता दीजिए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं आलू इसमें तना है, और गाजर, मूली, शकरकंद ये सब जड़ है। चलिए 22वां प्रश्न की बात करें। 22वां प्रश्न क्या है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी जो है, जो खाते हैं हम लोग, वो खाद्य पदार्थ है, संग्रह करता है कहाँ करता है? तो पत्तियों में करेगा, पत्ता गोभी पत्तियों में, ये कौन नहीं जानता। आलू, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसके? सलकंद, प्रकंद क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। कंद जो है खाने वाला चीज होता है, कंद कहाँ होता है? तना को कहते हैं, याद रखिएगा। तना जैसा रूपांतरित होता है कंद हो जाता है, कंद मूल नहीं बोलते हैं। चलिए, निम्न में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? निम्न में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो कौन तने का रूपांतरण नहीं है बता सकते हैं? 24वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो शकरकंद का कंद जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है। लीजिए, एक तरफ तो जड़ का है, ये हम जानते हैं, है ना। ये शकरकंद जो है जड़ का है, जस्ट पढ़े थे। मूली, गाजर, है ना, ये सब जो है शकरकंद। आलू है तने का, प्याज एक बल्ब है, याद रखिएगा। 25वां प्रश्न है, तने का भाग बता सकते हैं प्याज को, ठीक है। निम्न में कौन सा तना है बताइए। अब कौन सा तना है? तो शकरकंद तो गाजर, शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, ये सब तो आपका है। और सलजम जो है आपका, ये भी आपको जस्ट हम पढ़े थे कि सलजम हमारा एक कैसा है, तर्क रूपी है। कैसा है? दिमाग से स्किप कर गया, लेकिन याद रखिए सलजम भी आपका तना नहीं है। अदरक हाँ, अदरक, आलू ये सब जो है तना है, तना का रूपांतर है। चलिए, थोड़ा सा सलजम के बारे में मैंने ऊपर बताया, थोड़ा स्किप कर गया माइंड में, देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? राइजोम बोल सकते हैं। देखिए, प्रकंद के उदाहरण जो हैं आपको अदरक मिलेगा, ठीक है, और अदरक ही नहीं, हल्दी मिलेगा। केला भी प्रकंद के हैं। लोटस जो होता है, कमल, घास, फर्न, कैना, ये सब जो है प्रकंद के उदाहरण होते हैं, याद रखना है। चलिए, ये हम समझ गए। आगे बात करते हैं। 27 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? कौन सा रूपांतरित तना है? 27 का जवाब दीजिए, हम जानना चाहते हैं। 27 सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो हम बताएंगे आलू हमारा रूपांतरित तना है, ठीक है। आलू क्या है? रूपांतरित, आलू जो है रूपांतरित तना है। अब चलिए 28 सवाल आप देखेंगे। 28 सवाल है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि? अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि? बताइए, बता दीजिए। 28वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है। इसमें नोड और इंटरनेट नोड जो है होते हैं, याद रखिएगा। चलिए 29 सवाल आपका देखना चाहते हैं कि निम्न में कौन सा एक उभयलिंगीय फूलों के बारे में सही है? बताइए, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगीय फूलों के बारे में सही है, हम जानना चाहते हैं। तो उसमें जो है पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। पुंकेसर और अंडप क्या होते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर सी तो देख रहे हैं, बताइए, हम जानना चाहते हैं। देखिए, अब देखिए, पुंकेसर मतलब पुरुष, अंडप मतलब स्त्री केसर भी बोल सकते हैं आप, पुरुष केसर, स्त्री केसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उभयलिंगी मतलब होता है वाइशक, मतलब वाइशस, बढ़िया से जानते हैं कि ये तो हम समझ गए। अब याद रखिएगा किसमें क्या होता है उभयलिंगी में, कि इसे द्विलिंगी भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें फूल के भीतर नर और मादा दोनों आपको मिलेगा, दोनों का प्रजनन अंग होते हैं उभयलिंगी में। इसे द्विलिंगी भी बोलते हैं या पूर्ण फूल भी कहा जाता है। या स्वयं जो है प्रांगण करते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में सुन लीजिए, गुड़ है, गुलहड़ का नाम सुने होंगे, गुलहड़ खाए होंगे, सरसों खाए होंगे, गुलाब का नाम सुने होंगे, लिली का नाम सुने होंगे, पेटूनिया का नाम सुने होंगे। ये सब जो है उदाहरण है उभयलिंग का, ठीक है। कैक्टस में जो है शूल किसका रूपांतरण है बताइए। कैक्टस जो है, कैक्टस में शूल जो है किसका रूपांतरण है, हम जानना चाहते हैं। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए, बताइए। तो ये पत्ते का, कैक्टस में क्या होता है पत्ता, तो पत्ते का उदाहरण है कैक्टस। सूल, सूल जो होते हैं कांटे का ही है। 31,
घटपर्णी, घटपर्णी आप जानते हैं जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट जो है मतलब पीचर में रूपांतरित होता है? बताइए, पीचर में होता है। पीचर मतलब कीड़े मकोड़े के खाने के रूप में होता है, तो बता दीजिए। तो पत्ता, पत्ता ही उसका होता है जिसमें कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। पत्ते के द्वारा वो भोजन प्राप्त करता है। 32 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। 33 प्रश्न, 33 प्रश्न है, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं? बताइए। तो क्रिप्टोगेम्स कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेम्स कहलाएंगे। 34 सवाल, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। 35 सवाल है, पुष्प के जनन चक्र हैं। पुष्प के जनन चक्र कौन से हैं? बता दीजिए। पुमंग और जयांग, पुमंग या जयांग, दोनों पुमंग एवं जयांग पुष्प के जनन चक्र हैं, ठीक है। देखिए, पुमांग मतलब नर और जयांग मतलब मादा मतलब स्त्री, या देखिए दोनों होते हैं इसमें पुष्प के जनन चक्र में। पुमांग को अगर इंग्लिश में बोले तो एंड्रोसियम बोलेगा, और जयांग को अगर इंग्लिश में पूछे मतलब मादा जनन अंग को पूछे तो जेनोसियम बोल दीजिएगा। बस इतना ही अंतर है। चलिए 36 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 36 है, निम्न में से कौन सा एक लिंगीय पुष्प है? बताइए, एक लिंगीय पुष्प है, जानना चाहते हैं तो बताएंगे। उनमें या तो पुंकेसर होता है या अंडप होता है। पुंकेसर अंडप तो होगा ही, क्योंकि पुरुष और नर दोनों होंगे, जिसे हम द्विलिंगीय भी बोलते हैं। एक लिंगीय पुष्प में भी द्विलिंगीय का अभाव होता है, मतलब अभाव नहीं होता है, उसमें होता है, याद रखिएगा। मतलब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए 36 को बढ़िया से सुन लीजिए। निम्न में कौन सा एक लिंगीय पुष्प? देखिए, दो लिंगीय पुष्प में दोनों होता है, नर और मादा दोनों का, क्योंकि उभयलिंग में आता है। लेकिन एक लिंगीय में पुष्प में या तो वो होगा पुंकेसर, ठीक है, मतलब नर जनन होंगे, नहीं तो अंडप, अंडप मतलब मादा जनन होंगे, मतलब स्त्री केसर होंगे। तो दोनों में से एक ही होगा, याद रखिएगा। चलिए 37वां प्रश्न है, डी आंसर आपका होगा। 37वां प्रश्न है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। बताइए, कुरिंजी पुष्प जो होते हैं वो 12 वर्ष में आपको एक बार खिलने का कारण बताएगा। ये क्यों कारण है बताइए? 12 वर्ष, बाप रे बाप, समझ रहे हैं? ये बहुत महत्व है, ईश्वर से जुड़ा हुआ ये पुष्प है। फ्लोरीजन स्रव द्वारा होता है। फ्लोरीजन स्रव के द्वारा होता है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी जरूरी है, क्योंकि 12 वर्ष में आता है, तो कारण क्या है चलिए जानते हैं। देखिए, फ्लोरीजन स्रव के कारण होता है। इसे आप एक और भी बोल सकते हैं, उत्तर जीवित तंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, या आप इसे आप मोनोकार्पिया बोल सकते हैं, ठीक है। कुरिंजल पुष्प को एक तरह से हम बोलते हैं, जिसे हम नील कुरिंजल भी बोलते हैं, जिसे एस्ट्रो वायलेंथेस भी बोल सकते हैं, इसका नाम है। तो ये 12 वर्ष में उगता है, याद रखिएगा, और सर्वाइवल इसका वही है 12 वर्ष के बाद, समझ गए, और फिर खत्म भी हो जाता है। 38वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया बोलिएगा। चलिए 39 सवाल आपके स्क्रीन पर है, फूलगोभी में पौधों या पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूलगोभी में, फूलगोभी का कौन सा भाग खाते हैं बताइए? तो ताजा पुष्प समूह खाते हैं फूलगोभी में, है ना, ताजा पुष्प क्या बोलता है, पुष्प खाते हैं फूलगोभी, बंधा गोभी का जो है पत्ती खाते हैं। 40वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी या छोटा पुष्प कौन सा है? बताइए। तो बोलफिया है, ठीक है, बोलेफिया है, ये आप जानते हैं। 41वां प्रश्न क्या है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है, ये हम जानते हैं, ठीक है। चलिए 42 सवाल हमारा क्या है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक जो है पराग का स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो हम बताएंगे परागण कहते हैं, परागण कहते हैं, पॉलिनेशन भी कह सकते हैं आप। चलिए 43 सवाल है, एमसीक्यू कर रहे हैं डिटेल के साथ, नहीं कर रहे हैं। एनीमोफिली परागण होता है, कैसा होता है बताइए? एनीमोफिली बताएंगे वायु द्वारा होता है, ये हम जानते हैं।
पॉलिगेशन होता है इसका वायु द्वारा। एंटोमोफिली का पॉलिगेशन होता है, कैसे होता है बता दीजिए? तो कीटों द्वारा होता है, एंटी कीट, याद रखिएगा। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है कहलाता है, परागण बोलते हैं इसे, परागण बोल देते हैं आराम से याद करने के लिए, परागण बोलते हैं, याद रखिएगा। तो परागण जो होते हैं, पॉलिगेशन जो होते हैं, पॉलिनेशन बोलिए, तो चमगादड़ द्वारा जो होता है वो होता है कीट है ना जी। कीट होगा तो क्या होगा? अब कीट, चमगादड़ तो कीट में नहीं आता है, स्तनधारी में रखा गया इसको। तो बताइए, चेप्टेरोफिली, चेप्टेरोफिली, चिप्टेरो बोल सकते हैं, फिली बोल सकते हैं। एंटेमोफिली कीट द्वारा, है ना, ऐसे याद कर दीजिएगा। 46 है, जुफली परागण होता है। तो जुफली परागण होता है तो किसके द्वारा होता है? जुफली है, जुफिली। आर्निथोफिली, आर्नेथी, आर्निथोफिली, बहुत सारे ऑप्शन हैं ना। बताइए, आर्नेथोफिली जो है पक्षियों द्वारा होता है, ये तो हमको भी पता है, बताइए। तो ये जंतु द्वारा होता है, जू मतलब जंतु। 47 सवाल आपके स्क्रीन पर है, पक्षियों द्वारा जो परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन को क्या कहते हैं बताइए? तो उसे हम आर्निथोफिली कहते हैं। 48 सवाल है कि जल द्वारा जो परागण कहलाता है, जल द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली कहलाता है। हाइड्रो मैंने पानी, हाइड्रोफिली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49, टोटल इसमें जो है क्वेश्चन 87 है। 49 सवाल है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता क्या है बताइए? क्लिस्टोगेमी कहलाता है, क्लिस्टोगेमी कहलाता है। 50वां प्रश्न देखेंगे, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, क्या होता है? अच्छे संतान होते हैं। पर परागण से जो है पुनः संयोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी, अच्छी संतान होता है। पर लग गया तो भाई अच्छा ही होगा, है ना। परागण में जब होता है अच्छा, तो मतलब परागण में अच्छा होता है, तो पर परागण में क्यों नहीं होगा, है ना। चलिए 51 सवाल है, वर्तिकाग्र जिसे स्टाइल बोलते हैं, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा और चिपचिपा होता है। तो खुरदरा और चिपचिपा होता है, तो कौन से पुष्प होंगे खुरदरा और चिपचिपा बताइए? जो कीट, जिसे कीट जो है क्या करता है, जैसे भंवरा जैसे फूल को चूसता है, उसी को कहते हैं। तो कीट परागित पुष्प में, ठीक है। तो कीट जहां होगा वहां फूल तो चिपचिपा होगा ना, है ना, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चिपचिपापन होता है, परागणों को पकड़ने के लिए होता है ये, ठीक है। चलिए घोंघे, घोंघे द्वारा जो है परागण कहलाता है, तो घोंघे द्वारा जो परागण कहलाता है वो क्या कहलाता है बता दीजिए? अच्छा, घोंघे द्वारा जो परागण होता है उसे मेलैकोफिलिया बोलते हैं। हमको लगा क्या है ये। चलिए, सुगंधित पुष्पों में जो परागण होते हैं, पॉलिगेशन द्वारा जो होता है, पॉलिगेशन होता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ ही रहे हैं तो बताइए। तो कीट द्वारा जो होता है, सुगंधित कीटों द्वारा जो आकर्षित होता है उसे बोलते हैं। तो कीटों द्वारा ही होता है सुगंधित पुष्प, जो भी पुष्प सुगंधित होते हैं कीटों के परागण द्वारा ही होता है, पॉलिगेशन द्वारा ही होता है। परागण, जो परागण कण बोलिए, पॉलिगेशन ग्रेन्स बोलिए, है कौन सा है बताएंगे? तो अपूर्ण जो विकसित होता है, पूर्णतः विकसित नहीं, अपूर्ण विकसित जो नर है, नर युगम को भिद्दी बोल दीजिए, युगम को भिद्दी बोल दीजिए, अपूर्ण है जो नर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, 55 प्रश्न है। 55 प्रश्न है, किसी प्रारूपिक पुष्पों में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जयांग से, या जयांग जो होते हैं मतंजयांग मतलब स्त्री केशर के कई भागों से होकर गुजरने या गुजरते हैं या गुजरने हैं। तो नीचे जयांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजन में दी गई है, उस संयोजन को चुनिए जो नालिका, पराग जो नालिका होते हैं, पथ जो होते हैं, यात्रा जो होती है, सही अनुक्रम में दर्शाता है। तो दर्शाया है तो कौन सही है? पहले क्या होगा? तो पहले ये होगा वर्तिकाग्र होगा, फिर वर्तिका होगा, फिर अंडाशय होगा, ये सही मार्ग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्तिकाग्र, सॉरी वर्तिका नहीं होगा, वर्तिकाग्र पहले होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्तिकाग्र होगा तब वर्तिका होगा तब अंडाशय होगा। 56 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है बताइए? सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, परागन, निषेचन, अविभाजन, भ्रूण का बनना, पौधा, ये सब है, ठीक है। चलिए
57 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 57 सवाल क्या है कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? बताइए, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, बता दीजिए। 57 का सवाल देंगे तो ऑप्शन नंबर बी अंडाशय। चलिए, निषेचन क्रिया है, बताइए निषेचन क्रिया क्या होता है। 58 क्वेश्चन नंबर। तो एक नर युगम का अंडाणु से संयोजन होना तभी होगा। नर का जो है, नर मतलब पुरुष, भी अंडाणु से संयोजन होगा तभी। 59 सवाल आपके स्क्रीन पर है। निषेचन के पश्चात, फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, के पश्चात बीजों के जो है बीजा आवरण विकसित होते हैं। बीजों के बीजा आवरण विकसित होते हैं तो कहाँ होगा निषेचन जब होगा? तो बताइए, तो आप अच्छे से जानते हैं कहाँ होगा। अध्या आवरणों से होगा, अध्या आवरणों से होगा, जिसे इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। देखिए, अध्या आवरण का मतलब होता है एंटी, याद रखिएगा, एंटी युगमेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, अध्या आवरण को। तो इसे हम बोलते हैं एंटी युगमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान रखते हुए चलते हैं। द्वितीय निषेचन आ गया, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। किसका मुख्य लक्षण है ये बता सकते हैं, बहुत आसानी से जानते हैं आप, आवृत बीज को, जिसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म कहाँ है? आवृत बीज। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीज। चलिए, अनिषेक जनन जो होता है, मतलब अनिषेक जनन होता है, क्या होता है बता दीजिए। 61 का तो सी होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन होना। बिना निषेचन, बिना फर्टिलाइजेशन का अंडा जो है आपका विकसित हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 62 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 62 है कि निषेचन के बिना जो फल जो होते हैं उसका विकास जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। पार्थेनोकार्पी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 63 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल जो है अनिषेक फलनीय है? अनिषेक फलनीय है, बता दीजिए। तो केला है ना, केला है, सही बात है। केला क्या है अब बताइए तो? प्रकंद का उदाहरण है। चलिए, 64 सवाल आपके स्क्रीन पर है। गुद्देदार जो है थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? बताइए, गुद्देदार थैलेमस जो है किसमें खाने योग्य होता है? बता देंगे तो हम बताएंगे सेब खाया जाता है, याद रखिएगा, सेब को आप थैलेमस भी बोल सकते हैं। चलिए, 65 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा सत्य का उदाहरण? तो आम जो है सत्य का उदाहरण माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए कि सत्य जो है परिवर्धित होता है, बताइए ट्रू। तो सत्य जो है आम है, तो एक सत्य का जो है कैसे होगा? तो अंडाशय में होगा, अंडाशय जैसा होता है, सही बात है। आगे उसमें फूल जैसा होगा, फिर धीरे धीरे है ना, तो अंडाशय से होता है, याद रखिएगा। चलिए, आभासीय फल क्या होता है बताइए? जैसे सत्य फल होते हैं उसी तरह आभासीय फल। आभासीय फल कौन सा होता है बताएंगे? तो हम बताएंगे आभासीय फल तो सेब है ना, क्योंकि आभासीय फल जो है हमारा सेब है, ऑप्शन नंबर ए है। और सेब को अभी क्या बोला जाता है बताइए? अभी जस्ट पढ़े थे। आगे चलेंगे, 68 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा मतलब सत्य फल नहीं है, तो सेब आपका सत्य फल नहीं है, क्योंकि आभासीय फल मतलब फेल्स इसे बोल सकते हैं, असत्य फ्रूट्स बोल सकते हैं सेब को, है ना। चलिए, नारियल तथा आम के फल होते हैं, तो नारियल अब आ गया, आम का फल तो हम जानते हैं सत्य फल है, नारियल भी है। बताइए तो क्या है? तो नारियल और आम का फल जो है दूब है, ठीक है, दूब है। तो याद ना हो तो बोलिए, दोनों में रस होते हैं, है ना, पानी, नारियल में पानी होता है और फल में, आम में तो आप जानते करते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य आकारकीय भाग कौन सा? मोर्फोलॉजी के अनुसार बताइए, प्लांट मोर्फोलॉजी। आकारकीय भाग कौन सा है बता दीजिए। 70 प्रश्न के जवाब दीजिए। तो उसका मध्य भाग हम खाते हैं, आम का कौन सा? क्योंकि अंदर तो गुठली है, जड़ है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है बताइए? तो नारियल का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? तो भ्रूण भाग खाते हैं। नारियल के ऊपर वाला भाग तो कठोर होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म खाते हैं, भ्रूण भाग खाते हैं। चलिए, लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा है? लीची का 72 का, तो एरियल वाला भाग खाते हैं हम लोग उसका, लीची का, सही बात है, उसका ऊपरी वाला एरियल वाला ही भाग खाते हैं। सेब एवं नाशपाती के खाने वाले भाग होते हैं, तो सेब का क्या खाएंगे बताइए? तो उसका मांस खाते हैं, सेब का मसल जो होते हैं, पुष्पासन भी कर सकते हैं, मसल पुष्प जैसा का जो होता है तो वही खाते हैं, और नाशपाती का भी वही भाग खाते हैं, मसल भाग खाते हैं, क्योंकि सब खा जाते हैं ना।
बीज तो छोटा छोटा होता है। चलिए 74 सवाल है कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, बता दीजिए। तो नट है। क्या है? नट है। चलिए 75 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है, बताइए। आलू में आंख का पाया जाना, ठीक है, आलू तना है, ऐसे भी टिक लगा सकते हैं, इतना क्या है। चलिए 76 है अनानास किस प्रकार का फल है? सोरोशिष्य है। अनानास जो है सोरोशिष्य है। चलिए 77 निम्न में कौन सा युग्म जो है सुम्मिलित है? कौन सा युग्म सुम्मिलित है? केला बेरी, आम बेरी नहीं, केला बेरी, डी आंसर आपका है। चलिए 78 सवाल आपके स्क्रीन पर है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता है? योगदान नहीं करता है। तो कवक नहीं करता है, कवक का कोई भूमिका नहीं होता है, ये हम जानते हैं। चलिए नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? नाशपाती खाते हैं ना जी, कौन सा भाग खाते हैं बताइए? तो गुद्देदार वाला खाते हैं, गुद्देदार कहिए, मांस वाला कह दीजिए, है ना। चलिए 80 प्रश्न बताइए, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? बीज होगा लेकिन फल नहीं होगा, तो उसे वो जो है साइकस का नाम सुने हैं? साइकस, ऑप्शन नंबर डी इसमें। चलिए बीज जो सीड्स जिसे बोलते हैं विकसित होता है, बताएंगे? तो उसे बीजांडों में, बीजांडों से कहते हैं। 82 सवाल, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण जो है किसमें मिलता है? बीज में मिलता है। भ्रूण किसमें होगा? बीज, बीज एक उदाहरण है भ्रूण का ही। चलिए आर्किड, आर्किड बताइए कि बीज होते हैं, आर्किड के बीज जो होते हैं वो बताइए। तो हल्के तथा शुष्क होते हैं, हम जानते हैं। चलिए 84 सवाल आ गए कि सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए 85 सवाल, सजीव प्रचक अंकुरन किसमें पाया जाता है, बताइए? तो राइजोफोरा में। राइजोफोरा मतलब मैंग्रोव पौधे, है ना। सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैंने सी लगा दिया था, गलत है। चलिए अधोभूमिक अंकुरन, आधा भूमि आधा बाहर, ऐसे याद रखिएगा, पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मक्का, मक्का का नाम सुने? मक्का खाते होंगे, बारिश के मौसम, बारिश का रिमझिम होना, भुट्टा खाना। 87 सवाल अंदर है भूपोरिक अंकुरन। भूपोरिक, भूमि के अंदर, पोरिक अंकुरन पाया जाता है, भूमि जो रोपाया जाता है। कस्टोर जिसे बोलते हैं, कस्टोर जिसे अरंडी भी बोला जाता है, यही है, देखिए। चलिए तो ये 87 था। ये चैप्टर नंबर जो है आपका मॉर्फोलॉजी से खत्म हो गया। अब इसमें 3-4 चैप्टर लेंगे जो कि पादप जगत से खत्म हो जाएगा। उसके बाद मानव शरीर से बीमारी संबंधी जो लाएंगे, कोशिका लेंगे, साइटोलॉजी लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।